हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्री सिलेक्शन पॉइंट पे स्वागत है। आज अपन सिल्वीकल्चर को डिस्कस करेंगे। जो अपना एग्रो फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट है उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है आपका सिल्वीकल्चर। वैसे अपन बेसिकली अगर अपन बात करें तो सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं ये थोड़ा बहुत आप जानते हैं, लेकिन सिल्वीकल्चर किस प्रकार से आपके जो सब्जेक्ट है उसमें एक अलग ही रोल प्ले करता है, उस हिसाब से आज इसको अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे स्टडी करेंगे, जिसमें अपन सिल्वीकल्चर क्या होता है, कौन कौन से सिल्वीकल्चर के मेथड्स हैं और किस प्रकार एक अपन गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करके आपके जो फॉरेस्ट्री है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, आपको वर्ड दिख रहा है आपको सिल्वीकल्चर। इसमें अगर अपन बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड्स, एक सिल्वी और दूसरा वर्ड है वो है कल्चर। तो अब देखते हैं इसमें, जैसा कि अपन बात करें कि जो सिल्वीकल्चर है उसमें दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक वर्ड है आपका सिल्वी और दूसरा है आपका कल्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें, जो सिल्वी है, सिल्वी वर्ड है, उसका मतलब अगर अपन निकालें या उसका मीन जो निकाले वो होता है फॉरेस्ट। और जैसा कि मैंने आपको ऑलमोस्ट फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट है या फॉरेस्ट जो वर्ड्स हैं उसके बारे में जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने आपको क्लियर करवाया है, ठीक है। उसके बाद में कल्चर जो है उसका मतलब है कल्टीवेशन। तो बेसिकली अगर अपन इसके मीन की बात करें, फॉरेस्ट कल्टीवेशन को अपन क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर बोलते हैं। और आप जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है उसमें अपन वुडी प्लांट्स जो है उनको क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। यानी कि वुडी प्लांट जो कि किस में इंक्लूड है, आपके फॉरेस्ट प्लांट में इंक्लूड है, उनको अपन कल्टीवेट कर रहे हैं, उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, सिल्वीकल्चर। तो अपन कह सकते हैं कि सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड द साइंस विच इज प्रोवाइड या डिस्क्राइब स्टडी ऑब्लिक कल्टीवेशन ऑफ द वुडी प्लांट ऑब्लिक फॉरेस्ट प्लांट। यानी कि फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो करने की जो प्रैक्टिसेज हैं या जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर बोलते हैं। तो इस की अगर अपन बात करते हैं, सिल्वीकल्चर क्या हो गया आपका, फॉरेस्ट कल्टीवेशन करना, उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर बोलते हैं। अब देखिए सिल्वीकल्चर को अगर अपन डिटेल में स्टडी करें तो उसमें अपन बात करें द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट्स। इसमें कई प्रकार के ट्रीटमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें प्लांटिंग। यानी कि फॉरेस्ट प्लांट है उनको अपन प्लांट कर रहे हैं, उनकी अपन प्लांटिंग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। प्लांटिंग का कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा उसके लिए जो प्रोपोगेटिंग मटेरियल है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें उसकी प्लांटिंग है, या तो सीड से कर रहे हैं या फिर बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसका जो सीडलिंग्स है उनका यूज़ करते हुए उसकी अपन प्लांटिंग कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है कि एक शेप देने के लिए, या अपन कह सकते हैं एक जडिशियस रिमूवल ऑफ अनवांटेड ब्रांचेज, ताकि जो आपका प्लांट रहे वो हेल्दी रहे, उसकी जो शेप है, उसकी जो कैनोपी है एक प्रॉपर मैनेजमेंट में रहे, उस चीज़ को अपन बोलते हैं प्रूनिंग, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें इंटरमीडिएट कटिंग्स, अपन टाइमली उसमें क्या करते रहते हैं, कटिंग करते रहते हैं, और उससे जो यील्ड आपको मिल रही है उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड हार्वेस्टिंग कट्स, अल्टीमेटली क्या करेंगे अपन, फॉरेस्ट जो प्लांट हैं उनको काट के उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है उसको अपन फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये सारे जो ऑपरेशन बेसिकली किसके लिए किए जा रहे हैं, आपके फॉरेस्ट प्लांट को या फॉरेस्ट को डेवलप करने में ये सारे स्टेज है वो वर्क करते हैं। तो इन सारे स्टेजों को अपन किस में इंक्लूड करते हैं, सिल्वीकल्चर। यानी ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं प्लांटिंग की है, आपके
प्रूनिंग की है, इंटरमीडिएट कटिंग है, और अल्टीमेटली जो क्रॉप की हार्वेस्टिंग है वो आपके सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आती है। अदर वर्ड्स में अगर अपन बात करें, सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस, एक प्रकार की कला और एक प्रकार की विज्ञान, टू कल्टिवेट द फॉरेस्ट प्लांट। सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री। सिल्वीकल्चर एक ब्रांच है फॉरेस्ट्री की, जिसमें आपकी जो वुडी प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए या उनके कल्टीवेशन का जो है स्टडी किया जाता है, विच डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट, केयर, कल्टीवेशन ऑफ स्टैंड टिम्बर। किसी भी क्रॉप को एस्टेब्लिश करना, उसके बाद में उनकी साइंटिफिक केयर करना, उसको वाइल्ड एनिमल्स या जो प्रिवेंटेबल हैजार्ड्स हैं उनसे उसको बचाना, उसको केयर प्रोवाइड करना, उसके साथ ही उसका कल्टीवेशन करना, आपके जो स्टैंडिंग टिम्बर है उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट अवेलेबल करवाते हुए मैनेजमेंट करना, उसको भी क्या बोलते हैं अपन, फॉरेस्ट्री। दूसरा अपन बात करें फॉरेस्ट्री, आपका सिल्वीकल्चर जो है उसको समझने के लिए एक टर्म समझना पड़ेगा, वो टर्म होता है सिल्विक्स। सिल्विक्स जो है किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं, सिल्विक्स जो टर्म्स हैं उसका अगर अपन मीन की बात करें, मीन की अगर अपन बात करते हैं तो स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। फॉरेस्ट्री और क्रॉप्स विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू एनवायरमेंट फैक्टर्स। यानी कि अपन बात करें सिल्विक्स किसको बोलते हैं, कि जो लाइफ साइकिल किस प्रकार की लाइफ साइकिल है, क्योंकि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए आपको ये नॉलेज होना आवश्यक है कि जो अपन प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको किस न्यूट्रिएंट की डिमांड जो है, नीड जो है वो कब होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अवेलेबल होती है तभी आप एक सक्सेसफुली कल्टीवेशन कर सकते हैं आपके फॉरेस्ट प्लांट का। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है या इस प्रकार की जो आपको डिटेल अवेलेबल करवाती है उसको बोलते हैं अपन सिल्विक्स। तो सिल्विक्स इज नथिंग, सिल्विक्स इज द स्टडी of life history and general characteristic of forest trees. फॉरेस्ट ट्री का अपन ये जो इंफॉर्मेशन है वो सिल्विक्स के रूप में जानते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपकी बेसिकली सिल्वीकल्चर टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा, जिसमें अपन बात करें सबसे पहले है सीडलिंग। ठीक है, सीडलिंग की अगर अपन बात करें, ए प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड टिल दे अटेन ए हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। यानी कि अपन जैसे जो आपकी क्रॉप्स होती है, जैसे आपकी क्रॉप होती है, आपकी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स या जो कोई वेजिटेबल होती है तो वो एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर की हो जाती है, तो उसको अपन सीडलिंग के नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार जो आपके फॉरेस्ट प्लांट है उनको ग्रो करने के लिए जो अपन प्लांटिंग मटेरियल ले रहे हैं, जिसमें अगर अपन बोल सकते हैं एक शॉर्ट प्लांट है, एक छोटी अवस्था का प्लांट है, तो उसको अपन सीडलिंग बोलते हैं, जिसने अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर हाइट अटेन कर रखी है। तो ऐसा फॉरेस्ट प्लांट जिसने अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर हाइट है वो अटेन कर रखी है, उसको अपन किस नाम से जानेंगे, सीडलिंग। क्लियर। उसके बाद में बात करें ट्री, तो ट्री जो है किसको बोल रहे हैं, बेसिकली अपन प्लांट वर्ड के लिए यूज़ लेते हैं, प्लांट वर्ड यूज़ लेते हैं पौधों के लिए। यहाँ पर ट्री की बात करें, द स्टेज ऑफ ग्रोथ बियॉन्ड द पोल स्टेज, पोल का मतलब होता है जो प्लांट का तना, पोल स्टेज व्हेन द रेट ऑफ हाइट ग्रोथ बीइंग्स टू स्लो डाउन एंड क्राउन एक्सपेंसिव बिकम्स मार्क्ड, और वुडी प्लांट हैविंग वन इरेक्ट perennial stem or trunk at least 30 centimeter db
हैंड 4 मीटर ऑफ हाइट। देखिए, इसको समझने के लिए कि ट्री किसको बोलेंगे, या तो अपन सीधा समझे कि प्लांट की लाइफ की ऐसी स्टेज जिसमें उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो गई है, रुक गई है, और जो उसका जो तना जो था वो डेवलप हो चुका है, और डेवलप होने के बाद में अब उसमें क्राउन्स जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है। या अदर लैंग्वेज में बात करें कि वुडी प्लांट, फॉरेस्ट के लैंग्वेज में बात करें वुडी प्लांट, जिसमें अगर अपन बात करें एक पेरेनियल स्टेम और ट्रंक, जिसमें अपन बात करें 30 सेंटीमीटर उसका क्या है, डीबी है, यानी कि उसका जो ब्रेस्ट हाइट है उस पे उसका 30 सेंटीमीटर उसकी क्या है, ग्रिथ है, और वो जो है 4 मीटर हाइट पे अपन ले रहे हैं। तो 4 मीटर हाइट पे अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 30 सेंटीमीटर का आपको ट्रंक मिलता है। उस स्टेज के प्लांट को अपन क्या बोल रहे हैं, ट्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें स्टैंड की बात करें, ए ग्रुप ऑफ ट्री दैट occupies a specific area and similar in species age and condition। स्टैंड का मतलब होता है एक समुदाय, यानी एक ग्रुप हो सकता है प्लांट का ऐसा ग्रुप जिसकी स्पीसीज क्या है, सेम है, उसकी एज है, या उसकी जो कंडीशन है वो सेम अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे होती है तो उसको बोलते हैं स्टैंड, यानी कि एक प्लांट का, एक ट्रीज का ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में बात करें कैनोपी। देखिए, वैसे अपन ने बात की कि आपका फॉरेस्ट जो है, प्लांट की जो कैनोपी डेंसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें अपन ने वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, लो डेंस और ओपन फॉरेस्ट टाइप्स जो है वो पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कैनोपी है वो क्या होती है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर अपन बात करें जो प्लांट होता है, ये जो प्लांट होता है तो इसमें ये क्या होते हैं, कई प्रकार के क्राउन्स मौजूद होते हैं। तो ये जो क्राउन है वो कितना एरिया ऊपर का घेरते हैं, यानी कि अगर अपन बात करें इसका जो सोइल को ढकने वाली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अपन बात करें तो कितने एरिया को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये जो कवरिंग एरिया है इसको अपन बोलते हैं कैनोपी। और जैसे कि अपन बात करें इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट्स पास में रहेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्लांट्स के जो क्राउन है वो मिलके क्या कर रहे हैं, सोइल को कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये कितना एरिया, यूनिट एरिया का कितना % एरिया कवर कर पाते हैं, या कितना जो एरिया टोटल एरिया है उसको कवर दे पाते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी। तो कैनोपी की अगर अपन बात करें, द फॉरेस्ट कवर ऑफ ब्रांचेज एंड फोलिएज फॉर्म्ड बाय ए ट्री क्राउन्स। तो क्राउन्स बेसिकली किसको बोलते हैं कि प्लांट्स में बेसिकली इस प्रकार की जो ब्रांचें निकलती है, जिसमें आपकी ब्रांचें हैं, ब्रांचों पे क्या है, आपकी जो लीव्स वगैरह है, तो एक प्रकार का एक आवरण सा क्रिएट करती है। ठीक है, और ये कितने यूनिट एरिया को कवरिंग प्रोवाइड करती है, उसी अकॉर्डिंग ये जो क्रॉप की डेंसिटी है उसको कैनोपी डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो फॉरेस्ट आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट की श्रेणी में आएगा, यानी कि यूनिट एरिया का अगर लगभग 70% एरिया जो कैनोपी है उससे कवर्ड है तो उसको अपन किस श्रेणी में रखते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट। इसी प्रकार अपन बात करें मॉडरेट डेंस, अगर 40 से लेके 70 तक हो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो डेंसिटी होती है, जो क्राउन्स और उसकी जो फोलिएज है, ट्री की जो आपकी फोलिएज है या ब्रांचें हैं उनके द्वारा डेवलप की गई है, उसको बोलते हैं अपन क्राउन। क्लियर? आपके IBPS एसओ में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या है, इसके क्राउन्स, इसकी जो ब्रांचें हैं इनको फॉरेस्ट की लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, क्राउन। तो क्राउन्स जो है इनकी डेंसिटी को कम करने के लिए या अनवांटेड जो क्राउन्स हैं उनको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं बेसिकली, और ये क्राउन्स है ये यहाँ भी इस प्रकार रहते हैं। तो अपन चाहेंगे कि
जो कैनोपी है वो सही प्रकार की रहे, इसलिए एक प्रॉपर शेप देने के लिए प्लांट की जो नीचे की जो क्राउन्स होती हैं उनको हटा देते हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं अपन क्राउन क्लीनिंग। तो क्राउन क्लीनिंग जो है बेसिकली फॉरेस्ट प्लांट में यूज़ किया जाता है। आपके IBPS मेंस एग्जामिनेशन, IBPS SO 2020 अभी जो एग्ज़ाम आपका लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन आपका हमेशा जनवरी में होता है, इसलिए आपका ये 2020 का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें पूछा गया कि क्राउन क्लीनिंग इज़ एसोसिएटेड विथ विच प्लांट, जिसमें बेसिकली आपके फ्रूट क्रॉप्स के नाम दिए, आपके जो फॉरेस्ट प्लांट है उनके नाम दिए। तो फॉरेस्ट प्लांट में जो क्राउन क्लीनिंग है वो क्या होती है, असेंशियल होती है। ठीक है, आगे अपन बात करें वर्जिन फॉरेस्ट। वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा फॉरेस्ट एरिया जिसमें किसी प्रकार के ह्यूमन इंटरफेयर या इंटरफेरेंस जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसमें अपन ने किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं किया है। इस प्रकार का अगर आर्टिफिशियली वेजिटेशन है तो उसको अपन बोलते हैं वर्जिन फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट जो होती है, फॉरेस्ट एरिया जो होता है वहाँ पे पाई जाने वाली जो सोइल होती है उसको बोलते हैं अपन वर्जिन सोइल। और वर्जिन सोइल बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उससे रिच होने के कारण इस प्रकार की सोइल में ओ होराइजोन मौजूद रहता है, यानी कि ऑर्गेनिक होराइजोन है आपकी जो फॉरेस्ट सोइल होती है उसमें प्रेजेंट होता है। तो फॉरेस्ट की जो सोइल होती है उसको अपन कौन सी सोइल बोलते हैं, वर्जिन सोइल बोलते हैं। और जिसमें अपन कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अपन जो इंट्राकल्चर ऑपरेशन या टिलेज ऑपरेशन करने लग जाते हैं, उस फॉरेस्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, या फिर उस सोइल को अपन किस नाम से जानते हैं, अरेबल सोइल। ठीक है, तो उसको अपन अरेबल सोइल बोलते हैं। और जिसमें किसी प्रकार का कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं उसको अपन वर्जिन सोइल के नाम से जानते हैं, जो आपके अरेबल सोइल की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि उसमें ओ होराइजोन यानी कि ऑर्गेनिक होराइजोन जो है उनकी मौजूदगी पाई जाती है। ठीक है, आगे चलें। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ग्रोविंग स्टॉक जैसा कि अपन ने बात की थी कि ग्रोविंग स्टॉक के आधार पे भी अपन ने फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। तो ग्रोविंग स्टॉक को अगर अपन समझें तो आपका जो यूनिट एरिया है उसमें उपस्थित, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में उपस्थित जितना यील्ड होनी चाहिए, जितना वॉल्यूम वहाँ से क्रिएट अपन कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोविंग स्टॉक। तो ग्रोविंग स्टॉक को समझने के लिए कि आपका ये यूनिट एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई यूनिट एरिया है और यहाँ पे जितने प्लांट्स हैं, ठीक है, तो इन प्लांट से जो यील्ड जो प्राप्त होगी उसका वॉल्यूम, यानी कि अगर आपको वुड मिल रही है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, और अगर अपन बात करें बॉल्स मिल रहे हैं तो अपन नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि पर यूनिट एरिया में आपको इतनी जो ग्रोविंग स्टॉक है, यील्ड जो है वो मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आपका जो सिल्वीकल्चर है उसको, आपके जो फॉरेस्ट है उसको ग्रो करने की जो टेक्निक है उसको अपन सिल्वीकल्चर बोल रहे हैं। सिल्वीकल्चर में यूज़ होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन ने बात की। सिल्विक्स क्या होता है कि जो फॉरेस्ट ट्री है उनकी लाइफ हिस्ट्री और उनका किस प्रकार आपका एनवायरनमेंट है उनसे संबंध रहने वाला है, किस प्रकार उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, उसको अपन सिल्विक्स बोल रहे हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो सिल्वीकल्चर जिस पे बार बार अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा फोकस किया जा रहा है, तो इसके नीड्स क्यों हैं,
या किस प्रकार ये आपके लिए यूज़फुल है। तो यहाँ अगर अपन बात करें सिल्वीकल्चर की नीड्स की, तो सबसे पहले अपन बात करें नीड्स टू स्टडी सिल्वीकल्चर, यानी कि इनकी स्टडी जो है अपन कर रहे हैं, तो यहाँ अपन बात करें इसकी दो प्रकार की नीड्स है, एक प्राइमरी नीड्स और दूसरा सेकेंडरी नीड्स। यानी कि सिल्वीकल्चर जो है उसको फार्मर जो है अडॉप्ट क्यों करेगा, उसके कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए। तो इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें अगर अपन बात करें सबसे पहले प्राइमरी नीड्स में फूड के रूप में, यानी कुछ फॉरेस्ट प्लांट हैं उनसे आपको फूड बेसिकली फ्रूट के रूप में या किसी और प्रकार का जो फूड है वो बेसिकली आपको मिलता है, या फूड प्रोडक्ट जो है वो आपको अवेलेबल होते हैं। इसी प्रकार बात करें फोडर, तो जो कई प्रकार की ऐसी स्पीसीज़ होती है जो क्या करती है, आपको एनिमल्स को या जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनको लीव्स, ड्रॉपिंग लीव्स या उनका जो फोलिएज है उसका यूज़ हम एनिमल्स को खिलाने में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार फोडर भी अवेलेबली करवा रहा है। फ्यूल वुड, ठीक है, लकड़ी जो है उसका अपन फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फ्यूल उससे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, या बेसिकली अपन जो जलाने के लिए जो यूज़ करते हैं। इसी प्रकार फाइबर, कुछ फाइबर प्लांट्स भी फॉरेस्ट सिल्वीकल्चर में मौजूद होते हैं जो आपको फाइबर ऑब्टेन करवाएंगे, और इन फाइबर्स का अपन क्लॉथ वगैरह या अदर जो एसेसरीज़ है वो बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरी नीड के रूप में देखें तो सीधा डायरेक्ट जो आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको फूड, फाइबर, फोडर और फ्यूल वुड, ये सारे जो है अवेलेबल हो रहे हैं। इसी प्रकार अपन बात करें ये जो फॉरेस्ट प्लांट है, ये जो सिल्वीकल्चर प्लांट्स हैं, इनका अगर अपन सेकेंडरी नीड्स के आधार पे बात करें तो सेकेंडरी नीड्स के आधार पे जो इनडायरेक्ट रूप से आपको बेनिफिट्स हो रहा है, जिसमें अपन बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक कैपेसिटी रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन है लगभग 79% नाइट्रोजन होती है, इसका किसी प्रकार से प्लांट यूज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं वो इसको फिक्सेसाइज करते हैं, फिक्सेशन करते हैं और सोइल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यहाँ अपन बात कर रहे हैं फॉरेस्ट प्लांट्स की या सिल्वीकल्चर प्लांट्स की। तो कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन किया हुआ जो है आपके क्रॉप को अवेलेबल होगा। या अपन बात करें जो प्लांट्स अपन ने जो सिल्वीकल्चर में ग्रो कर रखे हैं उनकी अपन फोलिएज, उनकी जो लीव्स हैं उनको एज ए ग्रीन फोडर के रूप में या ग्रीन मैन्योर के रूप में जिन क्रॉप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें जो उपस्थित नाइट्रोजन है, उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका आपके जो पौधे हैं वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि सेकेंडरी नीड्स में कुछ प्लांट्स स्पीसीज जो है आपकी क्रॉप की न्यूट्रिटिव जो डिमांड है उसको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार बात करें दूसरा और मेजर जो प्रॉफिट है या नीड अपन मान सकते हैं वो है आपका सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को वाटर और आपका जो विंड इरोजन है उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसको जो इरोडेबिलिटी होती है सॉइल की उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं एक नेचुरल कवरिंग जो सॉइल को, आपकी अर्थ को फॉरेस्ट प्लांट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद में बात करें मल्चिंग या मल्च फार्मिंग, बेसिकली ऐसे एरियाज जहाँ पे इरोजन एक प्रॉब्लम होती है या इरोजन प्रॉन जो एरिया है वहाँ पे इस प्रकार की वेजिटेशन अगर पाई जाती है तो एज ए मल्चिंग या ए जो कवरिंग बैरियर है उसका कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स, तो विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स दोनों ही ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो आपकी हाई विंड वेलोसिटी होती है, उन विंड्स को, उनकी वेलोसिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ताकि आपकी जो क्रॉप, आपके जो फील्ड में जो आपने ग्रो कर रखी है उसको किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो। क्लियर। इसके बाद में बात करें कॉमर्शियली टिम्बर, जो टिम्बर आपके यूज़ होता है कई प्रकार के जो फर्नीचर्स हैं, या अपन बात करें टेबल, चेयर वगैरह, ठीक है, बेड वगैरह, तो ये सब बनाने में आपका जो टिम्बर आपको चाहिए होता है वो कहाँ से अवेलेबल होता है, आपके सिल्वीकल्चर्स या सिल्वीकल्चर के जो फॉरेस्ट प्लांट हैं उनसे अवेलेबल होता है, ठीक है।
इसके बाद में बात करें टिम्बर की, जो बेसिकली आप जनरल टिम्बर यूज़ करते हैं उसमें अपन हेल्प कर सकते हैं। पेपर भी बनाए जा सकते हैं, मेडिसिन, और इसके बाद में है सिंक ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एक चीज़ आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है जिससे आपको फोडर मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है, फ्यूल वुड मिल रही है, और इसके साथ साथ इन वुड से बनाए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये सारे के सारे आपको आउटपुट के रूप में आपके जो फॉरेस्ट प्लांट, आपके जो सिल्वीकल्चर प्लांट्स से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ जो फॉरेस्ट प्लांट हैं उनसे मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पेपर जो है इंडस्ट्री उनसे उन पे बेस्ड होती है। और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिंक ऑफ कार्बन। जैसा कि मैंने बताया, सिंक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है उनका किसी भी स्थान से चल के आके एक पॉइंट पे जमा हो जाना। जैसा कि अपन जो अपना किचन होता है उसमें सिंक होता है, तो जो भी अपन बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो उसके बाद में सारा जो वाटर होता है वो सिंक के माध्यम से बाहर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि कार्बन जो है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसके लिए आपके जो प्लांट्स हैं, आपके जो फॉरेस्ट प्लांट है, एक सिंक का कार्य करते हैं। क्योंकि प्लांट्स में होने वाली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें जो प्लांट है बेसिकली वाटर और CO2 का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये जो आपकी CO2 है जो आपके एटमॉस्फेयर में एक पोल्यूटेंट का कार्य करती है, उसको एटमॉस्फेयर से रिड्यूस करने में आपके फॉरेस्ट प्लांट एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार ये सेकेंडरी नीड्स आपकी सिल्वीकल्चर की होने के कारण सिल्वीकल्चर को एक महत्वपूर्ण पार्ट अपन मान सकते हैं फॉरेस्ट्री का। ठीक है, आगे अपन बात करें कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें अगर अपन बात करें आपके जो फॉरेस्ट को आप जो ग्रो करते हैं या सिल्वीकल्चर जो है आप लगाते हैं, तो सिल्वीकल्चर को डेवलप करने में कुछ ऐसे फैक्टर्स या अपन मान सकते हैं ऐसे कुछ रीजन्स मौजूद होते हैं जो आपके सिल्वीकल्चर को अफेक्ट कर रहे हैं या सिल्वीकल्चर को ग्रो करने में, उसको डेवलप करने में इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर अपन बात करें इन फैक्टर की, तो ये बेसिकली 4 टाइप के फैक्टर आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं, जिसमें अगर अपन बात करते हैं फर्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की अगर अपन बात करें, किसी भी प्रकार का प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में तभी लगाया जा सकता है जब जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है उसको वो सरवाइव कर सके। तो पर्टिकुलर जो भी प्लांट हैं, अब आप देखते हैं अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि जो रीजन उस प्लांट के लिए सूटेबल है उसी रीजन में वो प्लांट ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें फॉरेस्ट जो प्लांट है वो सभी प्रकार के रीजन्स या सभी प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन्स में नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप प्लांट की या फॉरेस्ट प्लांट की जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। जिसमें अगर अपन बात करें टेम्परेचर है, सनलाइट है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया की फेवरेबल रहेगी तभी अपन उन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार आपका क्लाइमेटिक फैक्टर सिल्वीकल्चर के ग्रो करने में इफेक्ट करता है। दूसरा अपन बात करें एडेफिक फैक्टर। एडेफिक का मतलब होता है आपके जो सोइल है, वहाँ की जो सोइल की कंडीशन है वो भी आपके सिल्वीकल्चर की ग्रोथ को क्या करती है, इफेक्ट करती है। जनरली कुछ प्लांट्स, फॉरेस्ट प्लांट जो एसिडिक सोइल को प्रेफर करते हैं, उसी प्रकार कुछ प्लांट्स जो आपका एल्कलाइन सोइल है उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एडेफिक फैक्टर
जिस प्रकार के होंगे उसमें जो सूटेबिलिटी रहेगी प्लांट की उस पर डिपेंड करता है कि उस एरिया में किस प्रकार के फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें ट्रोपोग्राफिक फैक्टर्स। हिली एरियाज में ग्रो किए जाने वाले प्लांट्स की अलग जो है अडेप्टिबिलिटी होती है। इसी प्रकार अपन बात करें कुछ प्लांट्स हैं वो प्लेन रीजन को प्रेफर करते हैं। तो जो टोपोग्राफी है, आपकी जो अंडुलेटिंग सॉइल है वहाँ पे, और एक प्लेन रीजन जो है, तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें बायोटिक फैक्टर। जो सॉइल में उपस्थित आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या अपन बात करें वहाँ की जो बायोटिक फैक्टर है उनकी प्रेजेंस किस प्रकार है। ठीक है, जिसमें अपन बात करें आपके जो नेचुरल एनिमीज उन प्लांट्स के अगर मौजूद है, डिजीज़ वगैरह ज़्यादा लग रहे हैं, बैक्टीरिया फंजाई इनका अटैक ज़्यादा हो रहा है, तो इस प्रकार के बायोटिक फैक्टर जो है वो भी आपके फॉरेस्ट यानी कि सिल्वीकल्चर के ग्रोथ में बाधा डालते हैं। आगे अपन बात करें सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्ट की, जिसमें सबसे पहला है कंट्रोल कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन की अगर अपन बात करें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अपन सिल्वीकल्चर को ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ से प्राप्त होने वाला जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बेसिकली जो नेचुरल क्लाइमेटीज है उनसे बिना किसी अफेक्टेड होते हुए आपको प्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो एक कंपोजिशन लेवल की अगर अपन बात करते हैं तो काफ़ी आपको बेनिफिट इसमें मिलता है। दूसरा अगर अपन बात करें प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिलता है। क्लियर। उसके बाद में बात करें इंक्रीज क्वालिटी ऑफ टिम्बर। जो क्वालिटी है, क्वांटिटी तो बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ क्वालिटी है उसको भी आपका सिल्वीकल्चर है वो प्रमोट करता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ रोटेशन पीरियड। रोटेशन पीरियड का मतलब होता है कि अपन एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली प्लांट से प्लांट तैयार करने में एक प्लांट तब तक वेट करेगा जब तक उसमें सीड ना आ जाए। तो इस सिल्वीकल्चर में अपन कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज़ लेते हैं ताकि एक प्लांट से कई प्लांट एक साथ या कुछ दिनों बाद में ही तैयार कर सकें। ठीक है, उसके बाद में बात करें एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे किसी प्रकार का कोई फॉरेस्ट नहीं था उस एरिया में फॉरेस्ट को डेवलप करना। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं था उस एरिया में वापस से फॉरेस्ट को ग्रो करना, उसको एफोरेस्टेशन बोलते हैं। रिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट था, प्रेजेंट था, उसको अपन ने हार्वेस्ट कर लिया या किसी कारणवश वो क्या हो गया, वहाँ से डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उसको वापस से ग्रो करना वो भी सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। इंट्रोड्यूस ऑफ एक्जोटिक, कुछ एक्जोटिक जो स्पीसीज है सिल्वीकल्चर में अगर अपन बात करें फॉरेस्ट प्लांट में पॉपुलर, उनको सिल्वीकल्चर में अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके जो भी लोकल एरियाज है वहाँ पे इस प्रकार के जो एक्जोटिक स्पीसीज हैं उनको यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। उसके बाद में बात करें क्रिएशन ऑफ मैन मेड फॉरेस्ट, वो किससे पॉसिबल है, आपके सिल्वीकल्चर से ही पॉसिबल है, क्योंकि अपन सिल्वीकल्चर का मतलब क्या समझ रहे हैं, सिल्वीकल्चर का मतलब फॉरेस्ट को ग्रो करना। ठीक है, उसके बाद में बात करें जैसे कि अपन बात करें नेचुरल फॉरेस्ट जो है, जैसे कि अपन बात करें नीलांबर जो टीक है तो उसको अपन आर्टिफिशियली मेजर्स यूज़ करके फॉरेस्ट में, यानी फॉरेस्ट अपन किसी पर्टिकुलर एरिया में सिल्वीकल्चर के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ चीज़ें अपन देखते हैं, यानी सिल्वीकल्चर करने के लिए अपन कुछ चीज़ें देखते हैं जिसमें अपन बात करें साइट। तो साइट की अगर अपन बात करते हैं तो साइट का मतलब होता है वो जोग्राफिकल जो लोकेशन होती है या जो पोजीशन होती है उसको अपन बोलते हैं साइट। तो किसी प्रकार की साइट जो अपन जहाँ फॉरेस्ट लगाना चाह रहे हैं, सिल्वीकल्चर मेजर्स अपन यूज़ कर रहे हैं, तो उस एरिया को अपन अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। ठीक है, जिसमें अपन बात करें साइट जो फैक्टर है वो आपको असेंशियल होने चाहिए।
तो यहाँ देखिए साइट के फैक्टर क्लाइमेटिक, बायोलॉजिकल, ट्रोपोगेल और सोइल। जैसे कि अपन ने ऊपर बात कर ली कि ये फैक्टर जो है सारे के सारे आपके सिल्वीकल्चर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो वहाँ अपन देखते हैं कि ये सारे फैक्टर जो है आप जो क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। जैसे कि अपन बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। बायोलॉजिकल जो है वहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट है, उनका जो प्रकोप है वो कैसा है, ठीक है। इसी प्रकार टोपोग्राफिकली किस प्रकार का एरिया है, सोइल वहाँ की क्या है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, साइट के फैक्टर होते हैं जो क्या होने चाहिए, असेंशियल होने चाहिए, फेवरेबल होने चाहिए किसी भी अपन प्लांट ग्रो कर रहे हैं। इसी प्रकार बात करें क्वालिटी ऑफ साइट। क्वालिटी ऑफ साइट का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर रीजन से अगर अपन क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कितना प्रोडक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन बात करें रिलेटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए साइट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज, यानी किसी भी एरिया का जिसमें अपन फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी जो सोइल वहाँ की है, उसकी फर्टिलिटी किस प्रकार में हेल्प कर रही है आपकी प्रोडक्शन को। अगर कम यील्ड मिल रही है तो क्या होगा, वहाँ कम प्रोडक्टिव लैंड है, ज़्यादा प्रोडक्टिव मिल रही है तो क्या है, वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड है, ठीक है। इसके बाद में बात करें जो क्वालिटी होती है साइट की, साइट की क्वालिटी की अगर अपन बात करते हैं तो उसको अपन दो प्रकार से मेजर्स कर सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार से मेजर्स कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें साइट इंडेक्स, यानी कि वहाँ पे पर्टिकुलरली कितना प्रोडक्शन हो सकता है या जो नियरेस्ट एरिया है वहाँ पे पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन मिल रहा है। तो उससे उसका क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे कि वहाँ पे 1 हेक्टेयर से इतना प्रोडक्शन मिल रहा है आपके फॉरेस्ट प्लांट का, उसको अपन बोलते हैं साइट इंडेक्स। इसी प्रकार अपन बात करें इनडायरेक्ट, जिसमें अपन सोइल को देखेंगे। सोइल अगर प्रोडक्टिव रहेगी, सोइल अगर प्रोडक्टिव रहेगी या फर्टाइल रहेगी, अपन लैब में उसको टेस्ट करेंगे, फर्टाइल है तो क्या होगी, ओबियसली प्रोडक्टिव होगी। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। इसी प्रकार अपन बात करें लैंड फॉर्म, वहाँ पे लैंड जो है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ है, कि कौन सा मिनरल्स उसमें डोमिनेंट है। इंडिकेटर स्पीसीज है, उनको ग्रो करके अपन ये पता कर सकते हैं कि इस स्पीसीज की ग्रोथ यहाँ पे होगी या नहीं होगी, होगी तो आपको पर यूनिट एरिया कितना प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये कुछ जो साइट है उसके फीचर्स हैं जो आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि इस लोकेलिटी में आप ये अगर स्पीसीज लगाते हैं तो यहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन है आपको इतना मिलेगा, और इन केस ऑफ एक्जोटिक जो अपन स्पीसीज ला रहे हैं उनको यहाँ ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस क्रॉप को ग्रो करने में यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। इसलिए आपको साइट का आपको नॉलेज होना चाहिए। लास्ट में अगर अपन बात करें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रूल्स हैं जो एग्जाम में आपको सीधा डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडिया की जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनी वो 1984 बनी, और लास्ट जो है वो बनी 1950 में, ठीक है। इसी प्रकार बात करें वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ जो आपके वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी जो शिकार वगैरह है वो ना हो, 1972 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार बात करें अपन एनसीए, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, 1976 में। इसी प्रकार बात करें एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एक्ट 1986 में, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पारित किया गया। तो ये आपको जो आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो IBPS एसओ हो या आपके जो भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती हैं, तो वहाँ इसके ये क्वेश्चन आपको सीधे से पूछे जाते हैं। तो सिल्वीकल्चर में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप जो है फॉरेस्ट्री को आगे क्लियर करते जाइए। और आपका ये जो फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट जो आपको टिपिकल लगता है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारे वीडियो देखने के बाद में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ कंटिन्यू रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।